कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और कृपया मुझे इसे पार करने दो। मतलब कि नदियाँ मुझे खुद को तुम्हें पार करने दो। और हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारे जो रथ हैं, उनकी धुरियों से तुम जो है अपनी पानी के स्तर को नीचे ही रखो ताकि हम आसानी से इसे पार कर जाएं। नदियाँ, हम तुम्हें प्रार्थना हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, इसमें रथों का उल्लेख है, गाड़ियों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। तो फ्रेंड्स, मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में बच्चों का, मवेशियों का, घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयों से। ज़मीन भी जीती जाती थी और ज़मीन के लिए भी युद्ध होते थे। और जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया भी जाता था। लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए इस्तेमाल होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, यज्ञ में बहुत सारी चीज़ों की आहुतियाँ होती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को समर्पित की जाती थी। अधिकांश पुरुष जो होते थे इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, इनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं था, कोई स्पेशल सभा नहीं होती थी, बल्कि ये लोग सभाएं करते थे, एक जगह मिलते जुलते थे और युद्ध के बारे में और शांति के बारे में खुद सलाह मशवरा करके उस पर निर्णय लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि उन्हें काम, भाषा और परिवार और समुदाय के आधार पर लोगों को बांटा गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। मतलब ब्राह्मणों का काम होता था पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करना। राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही एक
कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो फ्रेंड्स, उस समय जो योग्य होते थे वही राजा बनते थे, और ऐसा नहीं था कि राजा का लड़का ही राजा बनता था, और जरूरी नहीं था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बन जाए या शासक बन जाए। ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो फ्रेंड्स, राजा का काम होता था युद्ध लड़ना। राजा जो होता था वो साहसी होता था, और राजा जो होता था उस समय के वक्त में उसी को बनाया जाता था जो एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था, या फिर एक समुदाय की रक्षा जो कर सकता था, या समूह की जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें उनमें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब दें कि इनमें से कौन सा नाम आपको जाना पहचाना लगा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास जो था, इसका स्त्रीलिंग दासी होता है, का मतलब गुलाम होने लगा फ्रेंड्स। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आगे कि क्या हो रहा था। तो खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखेंगे हम लोग। तो ये शिलाखंड महापाषाण मतलब बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही महापाषाणों के बने हुए हैं, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब जहाँ पर दफनाने का काम होता था वहाँ सजावटी तौर पर इसे लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। मतलब ये जो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, ये फ्रेंड्स दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर जैसे इलाके में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, और महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप ये इस चित्र में देख सकते हैं, इस तस्वीर में कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि कब्र जमीन के ऊपर भी होता था और कब्रें जमीन के नीचे भी बनाई जाती थी। तो महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने
जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा क्रमबद्ध तरीके से ऐसी कहा जाए कि एक सूची है जिसके तहत क्या होता था, महापाषाण कब्रों का निर्माण किया जाता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, मतलब उनके साथ मिट्टी के बर्तन भी होते थे फ्रेंड्स। जो लोग मर जाते थे उनके साथ मिट्टी का बर्तन होता था। उसके अलावा काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि मरे हुए लोगों के साथ जानवरों को, मिट्टी के बर्तनों को, औजारों को, हथियारों को भी, घोड़ों को भी साथ में दफना दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का आप चित्र देख रहे हैं, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल यानी कि बड़ा सा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता हो सकता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो फ्रेंड्स, आप बाईं ओर जो देख रहे हैं, घोड़े के लिए सामान घोड़े के लिए सामान है। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ हैं और नीचे एक कटार है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। तो फ्रेंड्स, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाने की उसमें क्या भिन्नताएं थी, तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनुमान लगाया जाता है कि कंकाल के साथ जो भी चीज़ें मिली हैं वो शायद उसी की रही होंगी। और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, तो दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है फ्रेंड्स, कि अमीरी और गरीबी को दर्शा रहा है, कि मतलब जिसके साथ सोने के मनके या शंख मिले हैं वो हो सकता है उस समय अमीर व्यक्ति हो, और जिसके साथ केवल मिट्टी के बर्तन मिले हो वो शायद गरीब व्यक्ति हो। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, मतलब उसमें अंतर दिखाता है कि कुछ लोग गरीब थे, अमीर थे, तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक से अधिक कंकाल मिले हैं वे यही बताते हैं कि वहाँ एक परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो गोलाकार पत्थर होते थे ये अक्सर निशान के तौर पे या चट्टान चिन्हों को लगाकर चिन्हित किया जाता था, और उसी के परिवार के दोबारा मरने वाले लोगों को वहीं ला करके दफनाया। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। सॉरी फ्रेंड्स, भीमा की जो सहायक नदी है ये घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के साथ
पास रख दिए जाते थे। तो ये फ्रेंड्स बात है इनाम गांव की, जहां पर दफनाने की प्रथा कुछ ऐसी थी कि गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार घर में ही इंसान को दफना दिया जाता था और उसके साथ खाना और पानी सौ के साथ दफनाए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का 100 था? अपने जवाब का कारण बताओ। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप ढूंढें और आगे हम बात करते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो फ्रेंड्स, बच्चों के कंकाल तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क ज़्यादा तो नहीं होता है। लेकिन एक पुरुष और स्त्री के कंकाल को फ्रेंड्स कैसे पहचाने, इसके बारे में थोड़ा आगे हम लोग चर्चा करते हैं। कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो मिले हुए 100 के साथ अगर गहने मिले तो जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं के ही हैं। हो सकता है कि वो पुरुष के भी हो सकते हैं। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं जो थी बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा जो होता है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, चरक ने बताया था कि 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आधुनिक शरीर शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डियां बताई गई हैं। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इसके बारे में लिखो और उसकी चर्चा करो। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो इन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि फ्रेंड्स, लोग जो थे जानवरों को भी मार के खाते थे, अनाज का भी सेवन करते थे और उसके अलावे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र करते थे और उसका भी सेवन करते थे फ्रेंड्स। तो इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो देखा है कि लोग जानवर को पालते थे, उसके अलावे जानवरों का शिकार भी करके खाते थे, उसके अलावे कंद मूल फल फूल इकट्ठा करते थे, यहाँ तक कि अनाज को भी उपजाने का काम करते थे। तो फ्रेंड्स, ये सारे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे थे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।